नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका विभाजन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको स्किप कर देते हैं तो हमें समस्या हो जाती है, ठीक है। आज हम इसकी वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें उन सबको हम लोग जो है ना पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि अगर यार ये मेहनत हमारी आपको अच्छी लगे कि नहीं, हाँ भैया कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कर लिया करिए और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही आपके दोस्तों को भी इसको शेयर कर दो, जिससे आपके दोस्त भी जो है पढ़ लें, ठीक है। तो चलो हम लोग कोशिका विभाजन की बात करते हैं। कोशिका विभाजन से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहता हूं। कभी क्या ये सोचा है कि हमारा एक छोटा सा शरीर, जब किसी भी जीवधारी का निर्माण होता है तो एक ही सेल होती है जिसको युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं, या इसको जाइगोट कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, युग्मनज होती है और इसी युग्मनज से जो है क्या बनता है? भ्रूण बनता है, ठीक है, भ्रूण बनता है। और ये सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल होती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो सिंगल सेल होती है वो आज हमारे शरीर में लाखों अरबों के रूप में जो है हो जाती है ना। हमारा शरीर कितना बड़ा हो जाता है। इसके अलावा आपके शरीर में कई बार चोट लग जाती है और चोट लगने से क्या होता है? घाव हो जाता है। कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि घाव भर जाता है और आपका जो शरीर जहां पर कट लगा हुआ था वो सेम टू सेम वैसे ही हो जाता है। क्या इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण जो है प्रमुख यही है कि यहां पर क्या होता है कि कोशिका का विभाजन होता है, अर्थात ये सेल जो होती हैं एक से दूसरी तीसरी चौथी से पांचवी ऐसे जो है बनती रहती हैं और अंततः हमारे शरीर में या जीवधारियों के शरीर में इतनी ज्यादा जो है सेल जो है हो जाती हैं। इसी चीज को जो है हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। कोशिका विभाजन की बात करें कि कोशिका विभाजन जो है क्या होता है, तो एक पर्टिकुलर सेल जो होती है जब वो एक या एक से अधिक कई सारी सेल्स में जो है कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? एक मदर सेल होती है, एक मदर सेल होती है, मदर सेल होती है और ये मदर सेल जो होती है ये दो या दो से अधिक जो है डॉटर सेल में जो है कन्वर्ट हो जाती है ना। दो या दो से अधिक डॉटर सेल में जो है कन्वर्ट हो जाती है। यही प्रक्रिया जो है आपकी क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन कहलाती है। और इतने सारे पूरे चक्र को हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। सेल साइकिल जो है हम इसको कहते हैं। इस पूरे वर्क को हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, अर्थात इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसकी खोज यानी कि कोशिका विभाजन की खोज जो है 1855 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रुडोल्फ, क्या नाम था? रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चोफ ने जो है 1855 में जो है सेल डिवीजन की जो है खोज करी थी। सेल डिवीजन की खोज जो है 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने करी थी। अगर सेल डिवीजन के आगे हम अगर बात करें कोशिका चक्र की, तो कोशिका चक्र में दो फेज होते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिका चक्र पढ़ लेते हैं। कोशिका चक्र पढ़ लेते हैं। हमने बात करी कोशिका चक्र में दो फेज होते हैं। कोशिका चक्र जो होता है यानी सेल डिवीजन यानी कि आपकी कोशिका का विभाजन जो होता है उसमें दो फेज होते हैं। तो कोशिका चक्र की हम लोग बात कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमने बताया दो फेज होते हैं। एक आपका होता है इंटरफेज होता है, एक होता है आपका इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। कौन सा होता है? एक इंटरफेज होता है, दूसरा एम फेज होता है। इंटरफेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसको अंतरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग अंतरावस्था कहते हैं। और एम फेज को जो है विभाजन प्रवस्था कहते हैं, विभाजन प्रवस्था कहते हैं, है ना। उसको अंतरावस्था कहते हैं, इसको विभाजन प्रवस्था कहते हैं। अर्थात पहले ये होता है और बाद में जो है एम फेज होता है। अब इनके वर्क जान लेते हैं। देखिए इंटरफेज में क्या होता है? कोशिका जो होती है, सेल जो होती है वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। सेल जो होती है आपकी वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है और एम फेज में जो है कोशिका का विभाजन होता है ना।
दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कोशिका चक्र के दो भाग होते हैं, यानी कोशिका चक्र जो है दो तरीके से होता है, एक इंटरफेज, दूसरा एम फेज। अंतरावस्था, विभाजन प्रवस्था। अंतरावस्था में जो है कोशिका जो है वो तैयार होती है, काहे के लिए? विभाजन के लिए जो है ये तैयार होती है, और यहाँ पर जो है सेल का जो है क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। अगर हम अंतरावस्था के बारे में बात करें तो अंतरावस्था जो है इसमें 3 फेज होते हैं। अंतरावस्था में कितनी फेज होती हैं? 3 फेज होती हैं, है ना। अंतरावस्था में 3 फेज होती हैं। इसमें एक फेज होती है जीवन फेज, है ना। इसके बाद में यस फेज होती है इसमें एक, और इसके बाद में इसमें एक G2 फेज होती है ना। अर्थात जीवन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब बढ़ना, है ना। हमने बताया सेल जो होती क्या होती हैं? बढ़ती हैं। सेल्स जो है बढ़ती हैं। जब बढ़ेगी सेल तभी तो उसमें डिवीजन होगा, है ना, तभी तो वो विभाजित होगी, है ना। तो इसमें एक जीवन फेज है, दूसरा यस फेज है, और तीसरा जो है G2 फेज है। इन 3 फेज में जो है आपकी सेल जो है विभाजित होती है। इसमें जीवन में क्या होता है, पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं। जीवन फेज में क्या होता है? जो आपकी सेल जो होती है वो आपकी उपापचयी रूप से, यानी कि मेटाबॉलिक रूप से, उपापचयी रूप यानी मेटाबॉलिक रूप से जो है ये तैयार हो जाती है, यानी एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कह सकते हैं कि जीवन फेज में जो आपका सेल होता है उपापचयी अर्थात मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इसके बाद में यस फेज में क्या होता है? जो आपका डीएनए है, डीएनए के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो आप वहां पर जाकर इसको देख लीजिए जाकर के। डीएनए का जो है संश्लेषण होता है, अर्थात डीएनए जो होता है ये बढ़ता है, और डीएनए जो है इस फेज में जो है डबल हो जाता है, अर्थात ये दूना हो जाता है, द्विगुणन। मैंने पिछले वीडियो बताया था कि डीएनए में जो है स्वतः द्विगुणन की जो है क्षमता पाई जाती है, और ये यस फेज में जो है ये स्वतः द्विगुणित हो जाता है, यानी डबल हो जाता है। और G2 फेज में जो है क्या होता है? G2 फेज में जो है आपका प्रोटीन जो होता है इस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का जो है संश्लेषण जो है कहाँ होता है? तीसरे फेज में जो है, आपको G2 फेज यानी ग्रोथ 2 फेज जो है आपका, इस फेज में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर से सुन लीजिए, पहला जो जीवन फेज है इसमें सेल जो है उपापचयी रूप से यानी मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव हो जाती है। इस फेज में जो है क्या होता है? डीएनए जो होता है ये द्विगुणित हो जाता है, अर्थात ये डबल हो जाता है। इसके बाद तीसरे फेज में यानी कि G2 फेज में जो है क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अर्थात प्रोटीन का विभाजन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में एम फेज की अगर हम बात करें, देखिए इंटरफेस किया मैंने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अगर हम बात करें यम फेज की, तो यम फेज जो है आपका 2 तरीके से होता है। यम फेज जो है कितने तरीके से होता है? यम फेज जो है आपका 2 तरीके से होता है। तो यम फेज में 2 कौन से तरीके होते हैं? यानी यम फेज में जो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है ना। यम फेज में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। तो इसमें विभाजन जो है 2 तरीके से, यानी कि 2 चीजों का सबसे पहले विभाजन होता है, और उसमें सबसे पहले विभाजन किसका होता है? केंद्रक का जो है विभाजन होता है, यानी सबसे पहले केंद्रक विभाजन होता है ना। केंद्रक विभाजन जो है सबसे पहले होता है। फिर दूसरे नंबर पर जो है विभाजन होता है वो कोशिका द्रव्य का होता है। किसका होता है? कोशिका द्रव्य का जो है विभाजन होता है दूसरे चरण में, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है दूसरे चरण में जो है विभाजन होता है, और जो आपका केंद्रक का विभाजन जो है वो सबसे पहले होता है। एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अच्छा देखिए, इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था अगर कोई भी पर्टिकुलर शब्द हो और उसके अंत में अगर सिस शब्द लग जाए, क्या लग जाए? सिस शब्द लग जाए, तो सिस का मतलब क्या होता था? हमने बताया था बनना, यानी प्रोड्यूस होना। ठीक है, सिस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना, अर्थात बनना होता है। तो अब आप एक चीज समझ गए होंगे कि यम फेज में जो है, अब अच्छा ये सोचिए, सेल में जो है पर्टिकुलर एक जो सेल होता है उसमें केंद्रक होना अनिवार्य है। अगर केंद्रक नहीं होगा तो वो तो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए पूर्ण रूप से विकसित सेल अगर होनी चाहिए, अगर होगी तो उसमें क्या होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। और केंद्रक का विभाजन किस तरीके से होगा? सेम टू सेम पहली वाली सेल के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा तो नहीं होगा नहीं कि उसमें कुछ गुणसूत्र है, इसमें कुछ गुणसूत्र ऐसा हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना।
तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, और केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, है ना। और सिस शब्द से क्या मतलब होता है, बनना, अर्थात केंद्रक बनेगा तभी वो विभाजित हो पाएगा। इसी तरीके से कोशिका द्रव विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ये साइटोकाइनेसिस कहलाती है ना। यानी कि जो आपकी कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, साइटोकाइनेसिस कहलाती है। तो ये हमने एम फेज पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के विभाजन को। कोशिका का विभाजन जो है कितने प्रकार से होता है, तो कोशिका का विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। सेल का डिवीजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, और ये तीनों प्रकार के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सेल का विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। तो चलो भाई हम लोग तीनों प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल का विभाजन जो है 3 प्रकार के होता है। पहले है आमाइटोसिस है पहला नंबर, इसको कहते हैं आसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको, आसूत्री विभाजन कहते हैं इसको, आसूत्री विभाजन। दूसरा जो है सेकेंड नंबर जो है इसको माइटोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, अर्थात इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और तीसरा और लास्ट जो है ये आपका, ये क्या है, मियोसिस है। क्या है भैया, मियोसिस, या इसको कह लो अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 प्रकार से जो होता है सेल का जो है विभाजन होता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। यानी कि आपका आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार से जो है विभाजन होता है। अब देखो एक बात आती है कि इसकी खोज जो है, इनकी खोज जो है सबसे पहले किसने करी थी। तो इसकी अगर हम खोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे, बात आती है 1876 की, है ना, 1882 की, 76 नहीं 82 की। 1882 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रीमेक। क्या नाम है, रीमेक। इन्होंने जो है आसूत्री विभाजन के बारे में खोज किया, लेकिन इसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाए। इसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है फ्लेमिंग। क्या नाम है भैया, फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग महोदय जो है आते हैं, वो इसका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, किसका, आसूत्री विभाजन का जो है नामकरण कौन करता, फ्लेमिंग। अगर इसकी खोज की बात करें तो 1882 में रीमेक जो है इसकी खोज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है इसके बारे में विशेष ढंग से बता नहीं पाते हैं। और फ्लेमिंग जो है इसके गुण आदि के बारे में बताते हैं, अर्थात इसका नामकरण करते हैं। अगर समसूत्री के बारे में बात करें तो इनकी खोज जो है किसने करी, तो इसकी भी खोज जो है फ्लेमिंग ने करी है। इसकी भी खोज किसने करी, फ्लेमिंग ने करी। और फ्लेमिंग ने जो है कब करी, तो ये खोज जो है इन्होंने 1876 में करी। कब करी, ये खोज जो है इन्होंने 1878 में करी इन्होंने। इसके बाद में अगर हम बात करें मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस की खोज जो है आपकी कौन करे थे, मियोसिस की खोज जो है आपके फ्लेमिंग नहीं, ये हर्टविग है, एक व्यक्ति नाम है इनका हर्टविग नाम जो है ये व्यक्ति ने जो है खोज करी थी। और कब करी थी, तो ये खोज जो है 1876 में इन्होंने करी थी। कब, 1876 में जो है इन्होंने इसकी खोज करी थी। ठीक है, इसकी खोज कब, 1882, इसकी खोज कब, 1878, इसकी खोज कब, 1876 में जो है की गई थी। अब अगर हम बात करें कि जो आपका आसूत्री विभाजन है ये किस प्रकार के जीवाणुओं या जीवधारियों में जो है ये होता है। ठीक है, ये बात आती है। तो ये वाला जो आपका आसूत्री विभाजन जो है ये सबसे कम जो विकसित जीव होते हैं उनके जो है उनमें जो है ये विभाजन होता है सबसे कम। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। देखिए जो आपका आसूत्री विभाजन जो होता है, ध्यान रखना, जो सबसे कम विकसित जीव होते हैं उनमें जो है ये आसूत्री विभाजन जो है होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया इसमें आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, ईस्ट आ जाता है, इसके अलावा फंगस आ जाता है। इसमें फंगस जो आ जाता है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु आ जाता है, ईस्ट मतलब खमीर आ जाता है। इसमें कौन आता है, खमीर आता है। फंगस मतलब कवक जो है आता है। ठीक है, कवक है ना,
ये जो जीवाणु होते हैं इसमें कौन सी सूत्री विभाजन होता है, तो असूत्री विभाजन होता है, यानी आइमेटोसिस जो है विभाजन जो है किसमें होता है, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस में जो है इसमें विभाजन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये वाले विभाजन जो है कहाँ होते हैं, ये वाले विभाजन यानी कि माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अगर बात करें कि ये विभाजन कहाँ होते हैं, तो ये विभाजन जो है प्राय और प्राय सुविकसित यानी जो सबसे ज़्यादा विकसित जो हैं, सबसे अधिक विकसित जीवों में होता है ना। सबसे अधिक विकसित जीवों में जो है कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, बताओ भैया। तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका सबसे अधिक विकसित जीवों में जो है ये प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलो देखो अब इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये विभाजन जो है किस तरीके से होता है और क्या होता है इन विभाजन के तहत। तो इनके एग्जाम्पल और अन्य चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जल्दी से, आई थिंक ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम बात करें कि इनमें किस तरीके से जो है सेल का विभाजन होता है, ठीक है, तो सेल का विभाजन जो है किस तरीके से होता है, हम इनके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अब तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम अगर इसकी बात करें तो इसमें जो होती है एक मदर सेल होती है। ठीक है, एक मदर सेल होती है आपकी, एक मदर सेल होती है, और ये मदर सेल जो होती है दो अन्य डॉटर सेल में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, दो अन्य डॉटर सेल में जो है ये बदल जाती है, विभाजित हो जाती है। और इसके विभाजन में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो गुणसूत्र होते हैं आपके, क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं कितने होते हैं, 23 जोड़ी, कितने 23 जोड़ी, है ना। तो ये जो है विभाजन जो होता है सेम टू सेम, मतलब इसके समान ही होता है, अर्थात यहाँ पर भी 23 ही गुणसूत्र होंगे, यहाँ पर ही 23 ही गुणसूत्र होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मदर सेल जो होता है यहाँ पर वो डॉटर सेल अपने समान ही बनाता है। अर्थात मदर सेल अपने आप में विभाजन करके दो डॉटर सेल बनाता है, और ये डॉटर सेल जो होंगी वो मदर सेल के समान ही होती हैं। लेकिन अमाइटोसिस अर्थात असूत्री विभाजन में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है एक सेल जो है विभाजन तो होती है, यानी विभाजित तो होती है, ये कई सेल्स में जो है विभाजित हो सकती है, लेकिन इसमें जो है जिस तरीके से इसमें बराबरी होती है अर्थात समानता होती है, वो समानता जो है यहाँ पर नहीं हो पाती। अर्थात ये सेल जो है विभाजित तो हो सकती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सेल जो है कोई सेल बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, किसी में केंद्रक अनुपस्थित रहेगा, किसी में केंद्रक द्रव्य नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ें जो है इसमें होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो अमाइटोसिस यानी कि अर्ध असूत्री जो विभाजन होता है इसमें जो है समानता नहीं पाई जाती, अर्थात असमानता होती है। अर्थात एक सेल से जो दूसरी सेल बनेगी तो उस सेल में जो है विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे पहले मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, तो मानव शरीर का बढ़ना या कोई भी जीवधारी, कोई भी जीव की बात कर लो, कोई भी जीवधारी जो बहुकोशिकीय जीवधारी जो होते हैं, कोई भी जो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जीवधारी जो होते हैं, ठीक है, तो इनके शरीर का बढ़ना, शरीर का बढ़ना जो है किसके कारण होता है, बताओ भाई। तो ये माइटोसिस के कारण होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसके अलावा ये प्रक्रिया जो है आप ध्यान रखना, शरीर का बढ़ना, इसके अलावा अगर जो शरीर में जो घाव आदि हो जाते हैं, यानी घाव जो लग जाता है, चोट आदि जो लग जाती है, इसमें जो है घाव लगने में अगर कह दिया जाए उससे कि जब घाव हो जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के तहत जो घाव भरता है, तो ध्यान रखना समसूत्री विभाजन के तहत जो इसमें घाव भरते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि मानव शरीर का बढ़ना, या ये कह लो कि मानव शरीर जो है हमारे शरीर का उत्पन्न होना या हमारा उत्पन्न होना, हमारा बनना जो है किस प्रक्रिया के तहत होता है, तो समसूत्री विभाजन के तहत जो है इसमें होता है। अब बात आती है अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक तो यहाँ पर मदर सेल होती है, एक आपकी यहाँ पर क्या होती है, मदर सेल होती है, और ये मदर सेल जो होती है पहले 2 सेल्स में विभाजित होती है और फिर उसके आगे जो है ये 4 सेल में जो है विभाजित हो जाती है। यानी कि एक मदर सेल जो है वो आपकी 4 डॉटर सेल में जो है विभाजित होती है, 4 डॉटर सेल में, यानी कि पुत्री सेल में जो है विभाजित होती है। कौन,
अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के अंतर्गत जो है एक मदर सेल जो होती है वो 4 डॉटर सेल के अंतर्गत जो है विभाजित होती है। इसमें क्या होता है, देखिए जिस तरीके से इसमें क्या था कि समान गुणसूत्र जो है इसमें डिवाइड हो रहे थे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये मदर सेल में अगर X गुणसूत्र हैं तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा सूत्र अर्थात आधे सूत्र का जाना। अगर मान लो यहाँ पर कितने X सूत्र हैं, ठीक है, यानी X गुणसूत्र हैं, तो इसमें क्या होगा x/2 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 इस तरीके से जो है गुणसूत्रों का जो है विभाजन होता है। ये बात आप याद रखिएगा। देखो इसमें सीधे सीधे लिखा ही है कि अर्धसूत्री विभाजन मतलब सूत्रों का आधा विभाजित होना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन मतलब सूत्र जो है वो कैसे सम मतलब समान सूत्रों का विभाजन होगा। और यहाँ पर क्या असूत्री विभाजन अर्थात सूत्रों का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जो आपकी सेल थी वो कोई बड़ी हो रही थी, किसी में केंद्रक उपस्थित था, किसी में नहीं था, किसी में केंद्रिका है, किसी में नहीं है ना। तो इसके अलावा मैंने आपको आगे बताया था कि ये जो आपके बैक्टीरिया, ईस्ट और आपके कवक आदि जो हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो है पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल की जो है हमने विशेषताएं जब बताई थी तो याद करिए प्रोकैरियोटिक जो है वो आपकी अविकसित सेल होती थी और उसमें जो है केंद्रक आदि की जो है कमी होती या फिर उसमें कम से कम विकसित रहता था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को है ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मानव शरीर जो आपका इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मानव शरीर में, मानव शरीर जो होता है ना, मानव शरीर में जो है आपका जो अर्धसूत्री विभाजन है ये किस तरीके से जो है मानव शरीर में जो है इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो चलो हम बात कर लेते हैं मानव शरीर में। अगर मेल की बात करें, मेल यानी कि पुरुष की बात करें, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे, चलो फीमेल की बाद में बात करेंगे, तो मानव शरीर में जो है मेल में जो होते हैं शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु है ना, शुक्राणु होते हैं। और ये शुक्राणु जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के तहत ही बनते हैं शुक्राणु। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है यहाँ पर अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, अंडाणु होते हैं। और ये अंडाणु जो होते हैं इनका भी निर्माण जो है किस तरीके से होता है? अर्धसूत्री विभाजन से जो है इसमें होता है। यानी शुक्राणु में और अंडाणु में जो है दोनों में ही अर्धसूत्री विभाजन जो है लगता है। शुक्राणु बनाने वाली सेल के बारे में अगर हम बात करें कि शुक्राणु बनाने वाली सेल कौन सी है, तो ये स्पर्मेटागोनिया होती है। कौन सी होती है? स्पर्मेटागोनिया जो है आपकी ये सेल होती है जिससे शुक्राणु बनते हैं। और इसके अलावा अगर अंडाणु की बात करें तो अंडाणु जो होते हैं ये ऊगोनिया नामक सेल होती है जिससे जो है अंडाणु बनते हैं। अंडाणु के बारे में एक चीज़ हम और बता देते हैं कि इसमें अंडाणु जो है 4 अंडाणु बनते हैं। ठीक है, 4 अंडाणु तो बनते हैं। देखिए हमने क्या बताया, अर्धसूत्री विभाजन के तहत क्या होता है, 4 सेल में, यानी एक सेल जो होती है वो आपकी 4 सेल में जो है विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अंडाणु जो होते हैं ये 4 अंडाणु तो होते हैं, लेकिन ये 3 जो अंडाणु होते हैं ये किसी वर्ग के नहीं होते हैं, अर्थात इसमें एक ही प्रकार का जो अंडाणु होता है वो काम का होता है। ठीक है, 3 बेकार होते हैं और एक अंडाणु जो है काम का होता है। और ये अंडाणु जो है मिल करके, जब ध्यान रखना, पुरुष के शुक्राणु और फीमेल के जो है आपके अंडाणु जब मिल जाते हैं तो ये मिलने की प्रक्रिया से क्या बनता है, उसी को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। शुरुआत में मैंने बताया था जाइगोट कहते हैं। क्या कहलाता है? ये जाइगोट कहलाता है। ठीक है, ये जाइगोट कहलाता है। और ये युग्मनज जो है इसी से क्या होता है, भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण है ना, इससे भ्रूण होता है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि जो अंडाणु और जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो आपकी कौन सी है?